इस टीवी सीरीज के थर्ड एपिसोड में हम कैट, केन और मे को ली के साथ देखते हैं। ली यहाँ उन्हें बताता है कि 1 मिनट में अलार्म बजने वाला है, इसलिए तुम्हारे डैड को ढूंढने के लिए हमें 1 मिनट से पहले ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैट उनके साथ जाने से मना कर देती है। ये सुनकर ली कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे डैड को जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि वो मेरे बेटों जैसा है और वो मेरी फैमिली का बचा हुआ आखिरी इंसान है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से वो चारों जाके एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। गार्ड्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद कहानी फिर से पास्ट में आ जाती है, जहाँ बिल, काइको और ली एक साथ थे। ली यहाँ उन्हें बताता है कि मैंने जनरल पुकेट को बुलाया है, क्योंकि फंडिंग के लिए हमें उनकी हेल्प लेनी ही होगी, जिससे हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हम ये काम सीक्रेट नहीं रख सकते। इसी दौरान पुकेट भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर बिल कहता है कि मुझे इस जनरल पर ज्यादा भरोसा नहीं है। इतनी ही देर में जनरल वहाँ आ जाता है और बिल और काइको से भी मिलता है। तभी पुकेट उनसे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है। ये टाइम था 1954 का, यानी कि फिलिपाइन में होने वाली घटनाओं के 2 साल बाद का। अंदर आके वो लोग पुकेट को गॉडजिला के बहुत बड़े पैर का निशान दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि ये इंडोनेशिया से मिला है। पुकेट उनसे कहता है कि क्या तुम इस जानवर की कोई तस्वीर दिखा सकते हो, जिस पर ली कहता है कि हम तो आपको ये पूरा जानवर भी दिखा सकते हैं। तभी बिल कहता है कि हमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब और कोई दूसरा जरूरी सामान चाहिए। ये सुनकर पुकेट हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी काइको उससे बताती है कि हमें कुछ रेडियो एक्टिव जानवर मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और उन्हें रोकने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी। ये सुनकर पुकेट उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी बिल कहता है कि मुझे लगता है कि धरती के नीचे ऐसे और भी जानवर हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी एक थ्योरी है जिस पर हमें और भी काफी काम करना होगा। लेकिन ली कहता है कि ये धरती फ्लैट है और इसके नीचे कुछ नहीं हो सकता, पर बिल को उसकी बातें पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद काइको ली से कहती है कि हम ये काम काफी सालों से कर रहे हैं, पर हम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। ये सुनकर ली हंसने लगता है। तभी काइको कहती है कि बिल की बात सही हो सकती है, क्योंकि ये जानवर दुनिया के सामने नहीं रहते, इसलिए वो कहीं न कहीं जरूर छुपे होंगे। जिसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में ली को उन बच्चों के साथ देखते हैं, जहाँ ली उन फाइल्स को देख रहा था। वो उन्हें बताता है कि ये सारी चीजें बिल की थीं, जो कि हिरोशी को मिली थीं। और तभी कैट और केन दोनों को अपने पिता हिरोशी की पेंसिल को बार बार शार्प करने की आदत याद आती है। मैं उनसे कहती है कि मैंने ये पूरा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर लिया है। तभी ली वही गॉडजिला के फुटप्रिंट की फोटो दिखाता है जिसमें काइको खड़ी थी। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली ही मोनार्क के लिए काम करती थी। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी ली कहता है कि उन मॉन्स्टर्स को इस धरती पे कोई भी नहीं रोक सकता और इसी वजह से ये सब कुछ करना पड़ता है। तभी कैट कहती है कि हमने तो ये काम खुद से नहीं चुना है। जिसके बाद वो नाराज होके बाहर आ जाती है और तभी हमें पता चलता है कि वो लोग एक शिप में कोरिया की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ 1954 में वो तीनों इंडोनेशिया में गॉडजिला की मूवमेंट के बारे में पता लगाने के लिए एक आइलैंड पे आते हैं। उन लोगों ने अब पुकेट के अंडर रहकर काम करना शुरू कर दिया था और उसे सारी जानकारी दे दी थी, जिसकी वजह से पुकेट भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था। जिसे देख के वो तीनों चौंक जाते हैं, जबकि पुकेट वहां गॉडजिला को मारने के लिए एक बॉम्ब भी लाया था। ये देखकर काइको को गुस्सा आ जाता है। तभी ली पुकेट से बात करता है और उससे कहता है कि हमें ये सब कुछ अपनी रिसर्च के लिए चाहिए था, ना कि उसकी टीम और ये सब लोग। जिस पर पुकेट उससे कहता है कि ये जानवर पूरी दुनिया में तबाही फैला सकते हैं, इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते और ये काम मैं अपने तरीके से ही संभालूंगा। जिसके कारण उन तीनों को भी समझ आ जाता है कि वो लोग अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। प्रेजेंट टाइम में हम मे को देखते हैं, जो कि किसी को कह रही थी कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद वो अपना फोन फेंक देती है। ये देखकर केन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, लेकिन मैं उससे कहती है कि तुम क्या चाहते हो। साथ ही वो उससे कहती है कि मुझे तुम में से किसी पे भी भरोसा नहीं है। जिस पर केन उससे कहता है कि तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। मैं उसे कहती है कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पे लगा कर आई हूँ और अब तुम मुझे वापस जाने का कह रहे हो, हालांकि तुम जानते हो कि मेरे इस तरह तुम्हारे साथ चले आने से मेरी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। जिसके बाद केन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद ली उन तीनों को बताता है कि हमें ये डेटा की फाइल्स फेंकनी होंगी, लेकिन केन उससे कहता है कि ये सारी चीजें मेरे पिता से जुड़ी हैं, इसलिए वो उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। साथ ही वो उससे कहता है कि हम अलास्का की जगह कोरिया क्यों जा रहे हैं, इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही है। ली उसे बताता है कि मेरे पास
पास पासपोर्ट नहीं है और अलास्का जाने के लिए हमें कोई प्लेन चाहिए होगा, जिसके लिए कोरिया में मौजूद मेरा एक दोस्त हमारी हेल्प करेगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें इन फाइल से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि अगर ये मोनार्क के हाथ लग गई तो काफी नुकसान हो सकता है। केन को भी अब उसकी बात समझ आ गई थी, इसलिए वो खुद से ही उन फाइल्स को समंदर में फेंक देता है। जिसके बाद वो लोग कोरिया पहुँच जाते हैं, जहाँ ली से उसके पासपोर्ट का पूछा जाता है। लेकिन ली उनसे कहता है कि मेरा पासपोर्ट तो रास्ते में ही कहीं गुम हो गया है, जिसकी वजह से गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ उन तीनों को भी पकड़ लिया जाता है। वो उन्हें एक गाड़ी में जेल लेकर जा रहे थे, पर तभी एक गार्ड दूसरे को मार डालता है और तभी हमें पता चलता है कि वो गार्ड असल में ली का पुराना दोस्त था, जो कि उन सबको अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ टिम और दुआ के पास मोनार्क से उनकी एक साथी मीरा आती है। वो उनसे कहती है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है और तुम्हारी गलती की वजह से मैं वो छोड़कर यहाँ आई हूँ। तभी दुआ उसे बताती है कि वो ऑफिसर भी उनकी कैद से भाग गया है। ये सुनकर मीरा टिम से कहती है कि तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो। तभी दुआ को कॉल आती है, जिसे सुनने के बाद वो उन्हें बताती है कि ली और बच्चों को कोरिया में देखा गया है। जिस पर मीरा दुआ से कहती है कि तुम जाकर उन्हें संभालो। लेकिन दुआ उसे कहती है कि मैं टिम को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बातें ठीक हों कि ली और वो गायब हुई फाइल्स दोनों खतरनाक हो सकते हैं। ये सुनकर मीरा उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ कोरिया में वो पांचों एक प्लेन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि ली के दोस्त का था, जिसमें वो अलास्का के लिए जाने वाले थे। दूसरी तरफ 1954 में सब लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ गॉडजिला के इंतजार में थे। तभी उन्हें रेडिएशन के सिग्नल्स मिलते हैं और इसी के साथ ही गॉडजिला पानी से निकल के उनके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग उसे कैमरा में रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी पुकिट अपनी टीम को गॉडजिला को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन काइको ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लोग गॉडजिला को उस न्यूक्लियर बॉम्ब से शूट कर देते हैं और एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ ही गॉडजिला मारा जाता है, जिसकी वजह से काइको काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। प्रेजेंट टाइम में वो लोग प्लेन में बैठ के आगे बढ़ रहे थे। तभी मैं उन्हें बताती है कि मैंने उन फाइल्स को चेक किया है, जहाँ मुझे कुछ और डेटा मिला है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो असल में कैट और केन के डैड की रिसर्च का डेटा था, जिसमें उन्हें अलास्का और कुछ और देशों के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तभी कैट उन्हें बताती है कि डैड का प्लेन भी उस टाइम गायब हुआ था जब वो अलास्का जा रहे थे। ये सुनकर ली उनसे कहता है कि ये शायद उसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं और यकीनन यहीं उसका प्लेन गायब हुआ होगा। पास्ट में हम काइको को देखते हैं, जो कि अभी भी काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए बिल उसे काम डाउन करता है। तभी वहाँ पे ली भी आ जाता है और उनसे कहता है कि जनरल ने फंडिंग देने से मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे एक ब्लैंक चेक दिया है और मुझसे कहा है कि अब से तुम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम कर सकते हो और दुनिया भर से इस तरह के जानवर ढूंढ कर लाओ, जिसके बदले तुम्हें मुंह मांगे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ये चीज सिर्फ मोनार्क के अंडर ही रहेगी, यानी कि ये सारी जानकारी सिर्फ उन्हें ही पता होगी और पूरी दुनिया से सीक्रेट रहेगी। जिस पर काइको कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी जानकारी सिर्फ एक दूसरे को ही बताएं और मोनार्क से भी छुपा कर रखें। बिल और ली को भी उसका आइडिया पसंद आता है, इसलिए ली भी ऐसा करने के लिए मान जाता है, जिससे वो तीनों ही काफी खुश हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में ली का दोस्त कैट को बताता है कि हम अलास्का पहुंच गए हैं, जहां शायद तुम अपने डैड से भी मिल सकोगी। लेकिन कैट उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे मिलके खुश होंगी या दुखी। तभी ली का दोस्त उसे समझाता है कि जब हमारी जिंदगी खत्म होने लगती है तब हमें उसकी कदर होती है। मैंने भी अपनी जिंदगी में काफी लोगों को खोया है और उन्हें खोने के बाद ही मुझे उनकी कदर हुई है, लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना। इसी दौरान वहाँ पे तूफान आने लगता है। तभी ली का दोस्त उन्हें बताता है कि हम उन कोऑर्डिनेट्स के पास पहुँचने वाले हैं, इसलिए ली उससे कहता है कि प्लेन अब मैं चलाऊंगा और वो उस तूफान में प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। ली का दोस्त उन बच्चों को बताता है कि मैंने आज तक ली से बेहतरीन पायलट कभी भी नहीं देखा। ली अपने सामने एक बॉटल रखता है और उसकी हेल्प से वो प्लेन को एक पहाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। सबको लग रहा था कि उनका प्लेन उस पहाड़ी से टकरा जाएगा, लेकिन तभी ली उस पहाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच के उस प्लेन को लेकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है और उन्हें मिलने वाले कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन पर प्लेन को आसानी से लैंड करा देता है। और ये देखकर सब लोगों की सांस में सांस आती है। वो लोग जब प्लेन से बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ हिरोशी के प्लेन के कुछ हिस्से टूटे हुए मिलते हैं और तभी उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी दिखाई देती है। केन जब उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी पायलट की थी, ना कि उनके डैड की। ये सुनकर कैट भी शांत हो जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वहाँ एक टेंट दिखाई देता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग जब अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कोई बहुत सारी चीजों के साथ रिसर्च कर रहा था। पेंसिल को शार्प हुआ देखकर केन और कैट दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर उनके पिता रह रहे हैं, जो कि अभी जिंदा है, इसलिए वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पहली बार वो दोनों बहन भाई मिलते हैं। टेंट के बाहर ली के दोस्त को एक रस्सी मिलती है
है, जिसे फॉलो करते हुए वो प्लेन के अंदर देखने जाता है, जहाँ उसे प्लेन पर किसी मॉन्स्टर के पंजे के निशान दिखते हैं। इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और बाकी सबको भी वहाँ से भागने के लिए कहता है। इसी दौरान ली का दोस्त प्लेन को स्टार्ट करके आगे बढ़ने ही लगता है कि तभी एक मॉन्स्टर बाहर आके उस प्लेन पे अटैक कर देता है और बाकी सब लोग ये सब कुछ दूर से देख रहे थे, जहाँ वो मॉन्स्टर अपनी फूंक से प्लेन के साथ साथ ली के दोस्त को भी बर्फ में जमा देता है, जिसके बाद वो उन लोगों पे धाड़ने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।